नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई चौथे दौर की बातचीत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हर कीमत पर करेंगे किसानों के हितों की रक्षा। एमएसपी व्यवस्था में भी नहीं होगा कोई बदलाव। 5 दिसंबर को अगले दौर की बैठक। केरल और तमिलनाडु में बुरेवी तूफान से निपटने की सभी तैयारियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। राहत शिविर और नियंत्रण कक्ष के साथ आपदा प्रबंधन की टीमें मोर्चे पर तैनात। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ रहा है भारत। लगातार 26वें दिन संक्रमितों के नए मामलों की संख्या 50,000 से रही कम। 94.11% हुई स्वस्थ होने की दर। भारतीय नौसेना कोरोना और सीमा पर चीन की दोहरी चुनौती से निपटने को तैयार। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर बोले नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह। कहा, तीनों सेनाओं में है बेहतरीन तालमेल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का युवाओं से सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत बनाने का आह्वान। कहा, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर नई सोच के साथ नए समाधान करें विकसित। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का किया लोकार्पण। कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली में चौथे दौर की बैठक हुई। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा। बैठक में 32 किसान संघों के 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है। किसानों की 2-3 बिंदुओं पर चिंता है। सरकार एपीएमएस को सशक्त बनाने के लिए विचार करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के साथ अगले दौर की वार्ता 5 दिसंबर को होगी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। तो प्राइवेट मंडियाँ आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियाँ हैं उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा। तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें
जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो ज़मीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की ज़मीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़ने की भी अपील की। लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। और इससे पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को 30 से ज्यादा किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल शामिल हुए थे। कृषि मंत्री ने चर्चा के दौरान एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में 3 नए कृषि कानून लागू किए हैं, जिनमें किसानों की उपज के व्यापार, संरक्षण और सुविधा अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल है। आज़ादी के बाद से ही देश के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किसानों को उनकी मेहनत और लागत के बदले फसल की कीमत बहुत कम मिल रही थी। किसानों को इस स्थिति से उबारने के लिए साल 1964 में सरकार ने खाद्य अनाज मूल्य समिति बनाई। इस समिति की सिफारिश पर साल 1966-67 में पहली बार गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय किया गया। फसलों की कीमत तय करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जिसका नाम साल 1985 में बदलकर CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसके साथ ही अनाज की खरीद और उसके भंडारण के लिए साल 1965 में FCI यानी भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया। सरकार किसानों से खरीदा अनाज FCI और नाफेड के पास भंडार करती है। यहीं से PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरित किया जाता है। MSP से किसानों को कितना फायदा मिलता है, ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है। साल 2015 में FCI के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए बनी शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि MSP का लाभ मात्र 6% किसानों को ही मिल पाता है। इसका मतलब है कि देश के 94% किसान MSP के फायदे से दूर रहते हैं। साल 2016 में MSP पर नीति आयोग की रिपोर्ट भी काफी चौंकाने वाली थी। इसके मुताबिक 81% किसानों को ये मालूम था कि सरकार कई फसलों पर MSP देती है, लेकिन बुआई सीजन के पहले सही कीमत सिर्फ 10% किसानों को ही पता थी। साल 2014-15 से साल 2019-20 के दौरान धान और गेहूं के MSP में लगातार बढ़ोतरी होती रही। धान और गेहूं का MSP साल 2014-15 में 1,360 रुपए और 1,400 रुपए था, जबकि 2015-16 में 1,410 रुपए और 1,450 रुपए रहा। साल 2016-17 में 1,470 रुपए और 1,525 रुपए रहा, जबकि 2017-18 में 1,550 रुपए और 1,625 रुपए था और साल 2018-19 में 1,750 रुपए और 1,735 रुपए था।
इसके साथ ही साल 2009 से 14 के मुकाबले 2014-19 के बीच दाल खरीद को देखें तो 2009 से 14 के बीच किसानों से मात्र 1.52 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी गई। वहीं साल 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल किसानों से खरीदी गई, जो 2009 से 14 के मुकाबले 4,962% ज्यादा है। यही नहीं, सरकार ने एमएसपी पर उठने वाले सवालों को हमेशा के लिए बंद करते हुए साल 2021-22 के दौरान 6 रबी फसलों के लिए न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी, बल्कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए उनके एमएसपी में बढ़ोतरी भी की है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और किसानों के लिए लाए गए विधेयक में एमएसपी हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दे का जल्द समाधान निकालने की बात कही। I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make to you, that we must resolve this issue soon, because this affects the economy of my state and also the security of the nation. कुछ और अहम खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेने की अपील की है। कोरोना महामारी के दौरान वैज्ञानिकों के इनोवेशन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश बन गया है। ऐसी उपलब्धियों को अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में दोहराने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेने और एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सहयोग की अपील की है। डॉक्टर शिवतानु पिल्लई की पुस्तक 40 Years of अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर विफलताएं भी एक सफल जीवन और स्वस्थ विचार शैली के लिए आवश्यक होती हैं। The life of Dr. Kalam sends a powerful message about how difficulties and setbacks, when taken in the right spirit, serve as the key ingredients in making us robust in character and mindset. Today's generation should draw inspiration from him and dedicated the work towards building a strong, self-reliant and inclusive India. The scientists should really focus more and more on this aspect. This was the dream of Dr. Kalam, and he dedicated his entire life to make India self-reliant in defense and space technologies. डॉक्टर कलाम को सच्चा कर्मयोगी बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे हर भारतीय के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। वे सही मायनों में जनता के राष्ट्रपति थे, जिन्हें हर भारतीय आदर और सम्मान करता था। Dr. Kalam was a true karma yogi and an inspiration to every Indian. He was truly a people's president who endeared himself to every Indian, particularly the youth. He was an epitome of simplicity, honesty, and wisdom. His contribution to strengthening India's defense and space capabilities is invaluable. उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर कलाम को हमारे विशाल प्राकृतिक संसाधन और प्रतिभावान मानव संसाधन पर भरोसा था। उनको हमेशा से विश्वास था कि भारत के पास निकट भविष्य में एक उन्नत राष्ट्र बनने के लिए जरूरी सामर्थ्य और क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बतौर एनडीए उम्मीदवार कल अपना नामांकन दाखिल किया था, जबकि विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। लेकिन आज एक निर्दलीय उम्मीदवार श्याम नंदन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया है।
हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन के लिए जरूरी 10 विधायकों का समर्थन वाला पत्र निर्वाचन आयोग को फिलहाल नहीं दिया है। ऐसे में सुशील कुमार मोदी निर्विरोध निर्वाचित होंगे या नहीं, इस बारे में स्थिति नामांकन पत्रों की जांच के बाद ही हो पाएगी। निर्वाचन आयोग कल नामांकन पत्रों की जांच करेगा और नाम वापसी की आखिरी तारीख 7 दिसंबर है। जरूरत पड़ने पर 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से यह सीट खाली हुई है। बिहार से ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर रामविलास पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक था। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 26 के सभी 69 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। इससे पहले 1 दिसंबर को हुए मतदान में यहाँ मतपत्र गलत छपने की वजह से दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया था। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्ड के लिए कुल 1122 उम्मीदवार ने किस्मत आजमाई है और वोटों की गिनती कल होगी। मशहूर अभिनेता रजनीकांत राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। रजनीकांत ने कहा है कि वो नए साल में जनवरी में राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और इस बारे में 31 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा। रजनीकांत ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदलेगी और सभी लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति से जुड़ी योजनाओं के बारे में वो जल्द ही घोषणा करेंगे। राजनीतिक दल बनने की खबर मिलने के बाद रजनीकांत के समर्थक काफी उत्साहित हैं। रजनीकांत से समर्थकों ने आज उनके घर के बाहर उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया। इससे पहले रजनीकांत ने अपने संगठन रजनी मक्कल मंदरम के वरिष्ठ पदाधिकारियों से 30 नवंबर को विचार विमर्श किया था। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत ने अपने क्षेत्र के तहत ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के मुद्दे पर चीन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। चीन ने भारत को आश्वासन दिया है कि इससे भारत या बांग्लादेश सहित निचले क्षेत्र में किसी अन्य देश में आने वाले पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। We have consistently conveyed our views and concerns to the Chinese authorities. We have urged them to ensure that the interests of downstream states are not harmed by any activities in upstream areas. The Chinese side has conveyed to us on several occasions that they are only undertaking run-of-the-river hydropower projects which do not involve diversion of the waters of the Brahmaputra. Various issues relating to transborder rivers are discussed with China under the ambit of the institutionalized expert-level mechanism which was established in 2006, as well as through diplomatic channels. We intend to remain engaged with China on the issue of transborder rivers to safeguard our interests. नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस के साथ साथ उत्तरी सीमा पर तनाव दोहरी चुनौती है। उन्होंने कहा कि नौसेना एक साथ इन दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर नौसेना प्रमुख ने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय नौसेना देश की सीमा पर उभरी चुनौतियों का सामना करने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह से तैयार है। So this dual challenge scenario continues as we speak, and the country collectively continues to battle the pandemic and tackle security challenges. So in these testing times, the Indian Navy aims to stand steadfast as a combat-ready, credible and cohesive force, furthering our national and maritime interests. नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पिछले 6 वर्षों में कमीशन किए गए 24 जहाजों और सबमरीन को भारत में ही बनाया गया है। India's commitment to self-reliance in defense production is evident from the fact that all 24 ships and submarines commissioned in the Navy over the last 6 years have been built in India. Further, of the 43 ships and submarines currently under construction, 41 are being built at Indian shipyards. These include the aircraft carrier Vikrant,
the P-15 class destroyer, the P-17 class frigates, and the Scorpion class submarines. Amongst these projects, Vikrant is at an advanced stage of construction. We just finished the basin trials and will commence sea trials in early 2021. एडमिरल सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी तरह के अतिक्रमण जैसी स्थिति में नौसेना के पास मानक संचालन प्रक्रिया है। उन्होंने प्रस्तावित मैरीटाइम थिएटर कमांड के बारे में बताते हुए कहा कि कार्य प्रगति पर है और इसका वास्तविक आकार कुछ समय के बाद सामने आएगा। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच अब इससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की नजर वैक्सीन पर है। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक भारत में वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आपात मंजूरी मिल जाएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश में कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज ट्रायल पर हैं, इन्हें जल्दी सार्वजनिक इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि एक बार बूस्टर डोज दिया गया तो वैक्सीन लोगों के अंदर अच्छी खासी मात्रा में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, जिससे वो कई महीनों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक 70 से 80 हजार लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, किसी में भी गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली। अब ये देखना बाकी है कि वैक्सीन लोगों में किस तरह की प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर वैक्सीन देने की योजना युद्ध स्तर पर तैयार की जा रही है। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ चुके हैं। इसे भारत में बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का तीसरे स्टेज का ट्रायल जल्द खत्म हो सकता है। साथ ही रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के ट्रायल की जिम्मेदारी रेड्डीज लैब संभाल रही है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर इंटरपोल ने ग्लोबल अलर्ट जारी किया है। इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि कोरोना वैक्सीन को संगठित अपराधी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों ही तरह से निशाना बना सकते हैं। अपराधी इसका नकली रूप बनाकर बेच सकते हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इस बीच देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मरीजों को रोकने में सफलता पाई है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी से मृत्यु दर में भी कमी आई है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। देश में लगातार 26वें दिन संक्रमितों के नए मामलों की संख्या 50,000 से कम रही। पिछले 24 घंटे के दौरान 35,500 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान करीब 41,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 90 लाख के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 94.11% तक पहुंच गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों से 20 गुना अधिक है। नए मामलों और स्वस्थ होने वालों की संख्या में अंतर के साथ सक्रिय मामलों में गिरावट आई है और ये 4.54% रह गई है। फिलहाल देश में 4,22,943 लोग संक्रमित हैं। देश में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी से मृत्यु दर में भी कमी आई है और ये 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से 526 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,38,648 हो गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में उठे चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा तमिलनाडु और केरल पर मंडरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से चक्रवात तूफान बुरेवी को लेकर बातचीत की है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गृह मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि इन दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ के कई टीमें पहले से तैनात हैं। तूफान की वजह से कल केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थिति का जायजा लिया। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल कल केरल में होने की संभावना है। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में 3 से 5 दिसंबर के बीच भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चक्रवाती तूफान की वजह से कल रात से ही पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश हुई। तूफान के सुबह के घंटों में दक्षिण तमिलनाडु तट से टकराने की संभावना है।
साथ ही 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य के लिए केरल और तमिलनाडु में एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। साउथ वेस्ट में बन रहा है बुरेवी साइक्लोन, तो उसी की वजह से ज़्यादा चांस है कि तमिलनाडु और इसके अलावा जो सदर्न केरला है, दक्षिणी भाग जो केरला का है, वो प्रभावित हो सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए एर्नाकुलम, इडुक्की, इसके अलावा कोल्लम, कोट्टायम, इसके अलावा त्रिवेंद्रम, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो डिप्लॉयमेंट हुआ है एनडीआरएफ का। इसके अलावा हम लोग सारी टीम अभी अपने एरिया में जाकर के देखी कर रही है और ऑब्जर्व कर रही है सिचुएशन को, और ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। और कुछ इसके अलावा डिजास्टर्स होता है तो उसके लिए हम लोग इमीडिएट रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए एक बेहतर और उनके अनुकूल दुनिया बनाने का आह्वान किया है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद विश्व को एक बार फिर बेहतर, दिव्यांग समावेशी, सुलभ बनाने की इस साल के संयुक्त राष्ट्र की थीम के अनुरूप सामूहिक रूप से दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए अवसर सुनिश्चित करने और सभी सुविधाओं तक उनकी पहुंच में सुधार लाने की दिशा में हम सभी काम करते रहें। प्रधानमंत्री ने इसके आगे लिखा कि जीवन के प्रति दिव्यांगजनों का उदार और धैर्यपूर्ण रुख सभी को प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुगम्य भारत पहल के तहत कई उपाय किए गए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। भारत सहित दुनिया भर में प्रसिद्ध मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। व्यापार और उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए पिछले साल ही उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से नवाजा था। 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे धर्मपाल गुलाटी ने विभाजन के बाद भारत आकर यहां अपने मसालों का कारोबार शुरू किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाशय धर्मपाल गुलाटी के निधन पर ट्वीट करके संवेदना प्रकट की है। राष्ट्रपति ने लिखा कि पद्म भूषण से सम्मानित महाशय दी हट्टी यानी एमडीएच के अध्यक्ष महाशय धर्मपाल भारतीय उद्योग जगत के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। समाज सेवा के लिए किए गए उनके कार्य भी सराहनीय हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर आज देश भर में उन्हें याद किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिन संवैधानिक मर्यादाओं को स्थापित किया, उनका पालन करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अतुलनीय भूमिका निभाई। सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। संसद भवन परिसर के सेंट्रल हॉल में भी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य सांसदों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके जीवन पर आधारित हिंदी और अंग्रेजी में एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में आज ही के दिन बिहार के सीवान जिले में हुआ था। भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने के बाद वो देश के पहले राष्ट्रपति बने। 1957 में वो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। 28 फरवरी 1963 को राजेंद्र प्रसाद ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।